Hello and welcome students. Welcome to our platform Nursing Praxis. Keep learning, keep growing. देखिए नर्सिंग प्रैक्टिस आपके लिए लेकर के आया है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने का एक सुनहरा अवसर। आप यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, किस क्या लेवल होगा क्वेश्चंस का, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके पास में यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है। अ, आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है। ठीक है। हमारे पास में बहुत सारा एंड लर्निंग मटेरियल है। ठीक है, नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं आपके पास, हमारे पास में पेपर्स डिस्कशन है और लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे पास में। ठीक है। तो कंप्लीट पैकेज आपके लिए लेकर के आए हैं नर्सिंग क्लासेस की तरफ से। ठीक है। तो इसके लिए आपको देखिए, इसके लिए आपको ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ेगा। ऑनलाइन कोर्स आपको नर्सिंग क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपको ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ेगा। हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी प्राइस अभी तो है 8,200 रुपये। ठीक है। इसका 50% ऑफ चल रहा है अभी। 40% ऑफ चल रहा है अभी। तो ये आपके पास में प्राइस बनती है ये आपके पास प्राइस बनती है 5,000 रुपीज़, यानी कि 4,999। ठीक है। ये आपके पास में प्राइस बनती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको इससे और ज़्यादा डिस्काउंट डिस्काउंट मिल जाए तो आपको एक प्रोमो कोड लगाना पड़ेगा। प्रोमो कोड का नाम है आशिर, कैपिटल में आएगा ये 40। तो आपको और 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इस 4,999 में अगर 40% माइनस कर देते हैं तो कितना अमाउंट बनता है आपका? अप्रोक्सीमेटली 2,999 अमाउंट बनेगा, यानी सिर्फ 3,000 के अंदर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। जिसके अंदर आपको कंप्लीट लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और टेस्ट सीरीज होंगी आपके पास में। टेस्ट सीरीज लगभग लगभग 15 से 20 मॉडल पर डिस्कस होंगे विद सॉल्यूशन, और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया जाएगा, है ना। और कहने का मतलब ये है कि पीवाईक्यू भी डिस्कस होंगे, है ना। और डेली प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा और कंप्लीट नोट्स होंगे आपके पास में, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। और जो भी स्ट्रेटेजी होगी एग्जाम को क्रैक करने की, वो पूरी की पूरी मतलब मिलेंगी आपको। और 24/7 काउंसलिंग होगी। और जैसे कोई किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है कॉलिंग के अंदर, या फिर उसको बात करनी पड़ेगी पर्सनल टीचर से, तो भी उसकी बात हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपके पूरे पैकेज की। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास में किसी भी तरह से ही आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीजन से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको पूरा पेमेंट वापस मिलेगा, यानी सिलेक्शन गारंटीड है। सर सिलेक्शन गारंटीड का मतलब, आप गारंटी दे रहे हैं तो सर कुछ ना कुछ तो बात होगी अंदर। ठीक है। तो वो आपको देखने पर मिलेगा, है ना। तो हमारे इस पैकेज का एक छोटा सा एक अमाउंट है 2,999, 3,000 रुपये। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपको पे करना पड़ेगा और आपको वहाँ पे एप्लीकेशन पर लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, ये प्रोमो कोड लगाना ना भूलें आप। जो प्रोमो कोड मैंने आपको दिया है, प्रोमो कोड, इसको लगाना ना भूलें आप। ये मेरे पास में जो प्रोमो कोड है, प्रोमो कोड लगाना ना भूलें आप। ठीक है। जो प्रोमो कोड है ना, ये प्रोमो कोड जो है वो ये रहा। ठीक है। इसको लगाना ना भूलें आप, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपके पूरे पैकेज की। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम बाद में करते रहेंगे इसकी बातें। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमारे नए हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा केमिस्ट्री का पेपर। पेपर केमिस्ट्री का आज हम शुरू करेंगे 2021 का मॉडल पेपर। 2021 का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी जो आपके आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस पेपर में आपके आया हुआ है, वो पेपर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो ये बात करते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं, पहले फिजिक्स का पोर्शन आता है, फिर केमिस्ट्री का आता है एंड देन बायोलॉजी का आता है। तो हमारे जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो होंगे 34 से शुरू होंगे। देखिए, हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे आपसे, डिटेल में करने वाले हैं आज हम पेपर डिस्कशन डिटेल में। सर डिटेल में कैसे करेंगे? देखिए, अ, आपको पता है कि हमारे पास में क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, और इन चारों में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। वो ऑप्शन करेक्ट क्यों है ये बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो 3 इनकरेक्ट क्यों है ये बताना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आप एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके चलोगे। यकीन मानिए, अगर आपने 10 या 20 मॉडल पेपर, 10 तो आपने पीवाईक्यू और 10 से 12 आपने मॉडल पेपर कर ली है,
आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सेलेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक ऑप्शन क्यों करेक्ट है वो बता रहे हैं, और 3 क्यों इनकरेक्ट हैं, वो करेक्ट कब होंगे उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। यानी हमारे पास में एक इन क्वेश्चन के बारे में जितनी भी कंप्लीट डिटेल होती है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अ, तो केमिस्ट्री का पेपर 2021 का। ठीक है, पहला हमारे पास में क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से बताइए कौन सा जो सॉलिड है वो इनमें से कौन सा आणविक ठोस नहीं है, यानी कौन सा इसमें से आणविक ठोस नहीं है। तो क्लोरीन है, मीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी HCl है। तो उसमें से बताइए आप कौन सा वाला जो होगा हमारा मोलिकुलर सॉलिड नहीं होगा। सर इसका मैं आंसर बताऊं आपको, मैं इसका आंसर होगा डी। देखो, क्वेश्चन करने से पहले आप अपने माइंड में अपनी तरफ से क्वेश्चन करिए, उसका आंसर निकालिए कि हाँ आयनिक है तो क्यों है आयनिक। ठीक है, इस तरह से देखिए आपको बताना चाहूंगा मैं कि मेरे पास में देखो यहाँ पे ये क्लोरीन है, क्लोरीन का सर ये मोलिक्यूल है, तो ये मोलिकुलर सॉलिड हो जाएगा, मोलिकुलर सॉलिड, है ना। क्लोरीन जो है वो इस फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन जो है वो इस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, क्लोरीन जो है वो हमें इस फॉर्म में मिलता है, और जो मीथेन है वो हमें इस फॉर्म में मिलता है, यानी मोलिकुलर सॉलिड है ये, है ना। मोलिकुलर सॉलिड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। मोलिकुलर सॉलिड में आपके कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है सर, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयर होके बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं गरीब वो अमीर, मैं ये अमीर वो गरीब, ऐसा नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मामले में, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, बराबर की शेयरिंग होती है, बराबर की पार्टनरशिप होती है, इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखने को मिलती है। तो हमारे पास में ये जो मीथेन है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसके अंदर भी मॉलिक्यूलर सॉलिड आएगा हमारे पास में, और इनके अंदर भी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में देखो ये कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्लोरीन से, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, दिस बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से हमारे पास में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखिए HCl का जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्यों सर, क्योंकि HCl हमारा आयनिक बॉन्ड, आयनिक सॉलिड होता है। HCl क्या होता है हमारा, आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड। सर कैसे होता है आयनिक सॉलिड, क्योंकि देखो इसके जो कंस्टिट्यूएंट है वो आयन से मिलके बने हैं, जो इसके जो इस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो इसके जो कंपोनेंट हैं वो किससे बने हुए हैं, वो बने हुए हैं आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन से बने हुए हैं, है ना, कैटायन और एनायन, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस। अब आयंस भी तो दो तरह के हमारे पास में, कैटायन और एनायन। देखो HCl क्या है, H प्लस और Cl माइनस, ये क्या है, कैटायन है, ये क्या है हमारे पास में, कैटायन है, और क्लोरीन क्या है हमारे पास में, वो एनायन है। आप देखिए कैटायन और एनायन, तो इस तरह से ये आयनिक सॉलिड बन जाता है, आयनिक सॉलिड। ठीक है, और आयनिक सॉलिड के बाद में आप जानते हो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत भी हाई होता है। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल ऑफ सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं यूनिट सेल में सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। आई थिंक इसमें हमें क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट दिया हुआ है, इसमें बता नहीं रखा कि बॉडी सेंटर्ड है या फिर फेस सेंटर्ड है। ठीक है, इसमें बता नहीं रखा कि ये फेस सेंटर्ड है या बॉडी सेंटर्ड है। देखिए आपको मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ, अगर बॉडी सेंटर्ड आए तो क्या करना है, फेस सेंटर्ड आए तो क्या करना है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, आपको ये भी चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक टॉपिक है हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं, अब हम बात करें आपसे सिंपल क्यूबिक की। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें कितने पार्टिकल्स आते हैं। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके अंदर क्या होगा, हर एटम पर हर कॉर्नर पर एक एटम होगा, हर कॉर्नर पर एक एटम होगा। देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा यहाँ पे मैं, आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये मेरे पास में ये एक क्यूब है, और क्यूब के
कोने में, हर कॉर्नर पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल, एक एटम क्या होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर ये एक है, यहाँ पर मेरे पास में एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक, इस कॉर्नर पर भी एक है, इस कॉर्नर पर भी एक है, इस कॉर्नर पर भी एक है, इस कॉर्नर पर भी एक है। यानी ये 8 कॉर्नर है हमारे पास में, क्यूब के पास में 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर पर एक एटम लगा हुआ है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इस एक एटम का उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है। मतलब क्या सर, ये जो देखो, ये बाहर वाला जो सा दिख रहा है ना, आपको ये वाला बाहर वाला हिस्सा, देखो आपको मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ बना करके मैं, ये देखिएगा एक बार आप, ये देखो इसका जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला जो बाहर वाला हिस्सा है इसका, देखो इसका जो बाहर वाला जो हिस्सा है हमारे पास में, उसका बाहर वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो कितना है सर, ये अगर मैं 3D में बात करूं, तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है, वो बाहर वाला हिस्सा क्या है, 7/8, और जो अंदर वाला हिस्सा है वो है 1/8, यानी कि जो इनर वाला है और जो आउट वाला है, आउट वाला 7/8 है, और इन वाला जो है वो 1/8 है। यानी जो इतना सा कंट्रीब्यूशन है सिर्फ, यानी एक, यानी आठवां हिस्सा, सिर्फ आठवां हिस्सा अंदर की तरफ है। मैं कह सकता हूँ कि जो यूनिट सेल है, यानी जो मेरे पास में क्यूबिक है, जो इसके ऊपर कॉर्नर पे लगा हुआ यूनिट सेल है, वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है 1/8 का, यानी वो 1/8 ही अंदर की तरफ है, बाकी 7/8 वो बाहर की तरफ है, वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में 1/8 कंट्रीब्यूशन है, हमारे पास में 1/8 का कंट्रीब्यूशन है, और 1/8 का कंट्रीब्यूशन है, और हमारे पास में टोटल 8 कॉर्नर है। तो हमारे पास में जो यूनिट सेल आएगा, यानी जो हमारे पास में जो नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे वो एक आएगा मेरे पास में, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आएगा मेरे पास में, एक आएगा। आ रही है आपको बात समझ में? तो एक क्यों आएगा, क्योंकि ये सिंगल है हमारे पास में, ठीक है, क्योंकि हर हर कॉर्नर पे 8 लगे हुए हैं, और 8 कॉर्नर है, तो 1/8 इंटू 8 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8, और 8 कॉर्नर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 यूनिट सेल हमारे पास में आंसर, 1 इसका जो है नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें बना जाएंगे हमारे पास, 1 नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास में सिंपल क्यूबिक की बात। अब हम आपसे बात करेंगे फेस सेंटर्ड के बारे में, फेस सेंटर्ड के बारे में बात करेंगे। तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है सर, फेस सेंटर्ड में आपका कॉर्नर पे लगे हुए रहते हैं एटम, एटम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ये सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, फेस के सेंटर्ड पे प्रेजेंट होंगे, फेस के सेंटर्ड पे। अब इस केस में क्या होगा, कॉर्नर पे होंगे तो सर वही कहानी हो जाएगी वापस, 1/8 इंटू 8, और फेस सेंटर्ड का मतलब सर, फेस हमारे पास 6 होते हैं। देखो किसी को हमारे पास देखो ये मैंने यहाँ बना देता हूँ उसका। अब देखिए एक बार आप ये देखिए एक बार आप, अब ये फेस है हमारे पास में, ये देखो फेस है, देखो ये हमारे पास क्यूब का फेस है। आपको पता है क्यूब में 6 फेस होते हैं, और ये एक फेस पर सेंटर पे लगा हुआ है, इसका एटम है, तो आधा अंदर की तरफ होगा और आधा बाहर की तरफ होगा। मतलब मैं कहूँ कि इस वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में हाफ होगा, हाफ अंदर की तरफ और हाफ बाहर की तरफ। तो देखिए इस केस में हमारे पास में हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, और कितने हमारे पास फेस सेंटर्ड है, हमारे पास 6 फेस सेंटर्ड है, तो ये हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 1 + 3 = 4। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 4, यानी फेस सेंटर्ड कितना है हमारे पास में, 4 है। फेस सेंटर हमारे पास में 4 है। तो जब भी आपके पास में फेस सेंटर्ड की बात करें तो 4 होगा। और अब आइए बात करते हैं बॉडी सेंटर के बारे में, बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं बॉडी सेंटर के बारे में, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी। ठीक है, देखिए बॉडी सेंटर में क्या होता है सर, बॉडी सेंटर में कॉर्नर होंगे, कॉर्नर आएंगे, और बॉडी सेंटर्ड वाला पार्ट होगा, बॉडी सेंटर्ड वाला पार्ट होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, मतलब एटम जो है वो कॉर्नर पे रखे हुए हैं, और एक एटम जो है वो बॉडी सेंटर यानी सेंटर में रखा हुआ है। अब जब सेंटर में होगा तो पूरी तरह से अंदर होगा, अब जब कोई एटम अंदर की तरफ रखा हुआ होगा तो वो पूरी तरह से सेंटर में होगा। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1/1 का, और कॉर्नर का तो कंट्रीब्यूशन हम जानते ही है, 1/8 इंटू 8। तो इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा 1 + 1 2। तो बॉडी सेंटर के लिए कितना आएगा 2, फेस सेंटर के लिए आएगा 4, और सिंपल क्यूबिक के लिए आएगा 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो 1 दे रखा है हमें, वो क्या दे रखा है, सिंपल क्यूबिक के लिए दे रखा है, सिंपल क्यूबिक के लिए, और 2 जो दे रखा है वो दे रखा है बॉडी सेंटर्ड के लिए। ठीक है, और ये 4 जो दे रखा है वो दिया हुआ है फेस सेंटर्ड के लिए, यानी एफसीसी के लिए। अब देखिए, अगर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कहता था कि बॉडी सेंटर्ड होता, तो हम लगाते 2 पर आंसर, फॉर बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, और अगर वो कहता कि फेस सेंटर्ड है तो हम लगाते 4 पर आंसर। अब आ रही है आपको बात समझ में, किस तरह से इसका आंसर ये होगा। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया है, और ये बता दिया कि ये कितना कैसा क्या होगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो भाई चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट कॉजेज KCl वॉयलेट व्हेन इट इज ट्रीटेड विद पोटेशियम वेपर। कौन सा डिफेक्ट कॉज होता है जब KCl पोटेशियम क्लोराइड वॉयलेट
उसको पोटेशियम वेपर के साथ में ट्रीट किया जाता है। आपको बताना चाहूंगा मैं, ये आपका एग्जाम्पल है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जहां पर एफ सेंटर बनता है, जहां पर एफ सेंटर बनता है, ये उसका एग्जाम्पल है। आ रही है बात समझ में? तो ये उसका एग्जाम्पल है जहां पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है और वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाते हैं और वहां पर जो है वो एफ सेंटर बन जाता है। वहां पे क्या होता है? एफ सेंटर बन जाता है। इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस इफेक्ट, बोलते हैं इसको मेटल एक्सेस इफेक्ट। और देखियो देखो ये हमारे पास में क्या है, ये आंसर से क्या होगा, इसका आंसर होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखिए स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है जहां पर आयंस या जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका नंबर चेंज नहीं हो, यानी कैटायन और एनायन सेम रहे। कैटायन और एनायन का रेशो सेम रहे, रेशो सेम रहे। आ रही है बात समझ में? जहाँ पे कैटायन, जितने कैटायन होंगे उतने ही एनायन होंगे, यानी उसका रेशो सेम सेम नहीं रहे, उसको बोलेंगे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सेम नहीं रहे, सेम नहीं रहे, उसको बोलेंगे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, यानी स्टोक्योमेट्रिक में डिफेक्ट आ गया, स्टोक्योमेट्री में डिफेक्ट आ गया, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन में डिफेक्ट आ गया, ऐसे बोलेंगे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, ओके। तो कुछ तरह से हमारे पास में ये ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, द मोलरिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, द मोलरिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर बात करें, ठीक है। द मोलरिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, सर मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? सबसे पहली बात तो मोलरिटी को बोलते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, यानी मोलरिटी का हमारे पास फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। तो ये हमारे पास में मोलरिटी का फॉर्मूला है। सर हमारे पास में क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? सर हमारे पास में कुछ भी गिवन नहीं है, हमें सब कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले समझिए कि मोलरिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, मोलरिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? मोलरिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, बात करें। देखिए, जो डेंसिटी होती है वाटर की वो कितनी होती है? देखिए, जो मोलरिटी होती है वाटर की मोलरिटी कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे कि हमारे पास में हम कहते हैं कि 1 लीटर वाटर में 1 मोल जो है वो हमारे पास में किसका है? 1 लीटर 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। एक एक मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? वी आर वी आर गिवन दैट द द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, देखो डेंसिटी कितनी है वाटर की? 1 ग्राम पर एम एल, 1 ग्राम पर एम एल। तो इस हिसाब से हमारे पास में जो वाटर की डेंसिटी होगी वो कितनी आएगी? 1 kg पर एल पर लीटर, यानी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हमारे पास डेंसिटी ये है, डेंसिटी हमें मालूम है, तो मास बाय वॉल्यूम के फॉर्मूले से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम के फॉर्मूले से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में देखो ये डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अ, इसका मास निकाल सकते हैं, इसका मास, ठीक है। इसका मास हम निकाल सकते हैं, और इसका मास निकलेगा हमारे पास में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमारे पास डेंसिटी कितनी है? 1, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास में? हमारे पास वॉल्यूम है 1000 ml, यानी 1000 ml की बात करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? जो मास होगा वो आ जाएगा मेरे पास में 1000 ग्राम आ जाएगा मेरे पास में मास। तो मास मुझे पता चल चुका है 1000 ग्राम या 1 kg, या 1 kg मेरे पास में क्या है? इसका मास है, ठीक है। तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं? मोल निकाल लें हम, मोल निकाल लें हम इसका, यानी हमें मास पता चल चुका है वाटर का। अब इसका मोल निकालते हैं हम, इसका मोल। अब सर मोल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मोल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है हमें? 1000 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास कितना दे रखा है हमें? सर हमें मोलर मास दिया हुआ है, वाटर का मोलर मास कितना होता है? वाटर का मोलर मास होता है 18। सर कैसे? देखो H2O 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा, और देखो ये हमारे पास में आ जाएगा 55.555, इस तरह से अप्रोक्सीमेट लोगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर? 55.56, ठीक है। इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा ये क्या है हमारे पास में? हमारे पास में ये मोल है, मोल। अब मोल आ गया, हमें पता चल गया। अब हम निकालेंगे इसकी मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर का है,
और जो मोल है हमारे पास में 55.56 हमारे पास मोल है, और 1 लीटर का सॉल्यूशन है, तो हमारे पास में ये जो मोलरिटी आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 55.56। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर? हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है डी, तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में? देयरफॉर मोलरिटी। ठीक है। ओके, तो ये प्योर वाटर की मोलरिटी हो जाएगी, प्योर वाटर की देयरफॉर मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर दिस। ठीक है, तो मोलरिटी है प्योर वाटर की, वो ये हो जाएगी, है ना। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन। ठीक है, 100 ग्राम जल में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाए तो सांद्रता क्या होगी, यानी कंसंट्रेशन क्या होगी। अब आपको मैंने पहले भी कह रखा है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलरिटी। क्या होता है? मोलरिटी। मोलरिटी। ठीक है, लिखूंगा मैं मोलरिटी। और मोलरिटी का फॉर्मूला अभी अभी हमने किया है, क्या था हमारे पास में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। तो हमारे पास में ये मोलरिटी का फॉर्मूला है। तो सर हमें क्या क्या गिवन है इसमें? हमें वॉल्यूम वाटर का गिवन है। ठीक है, और हमें 4 ग्राम NaOH गिवन है। देखो इस क्वेश्चन में जो है डाटा वो अनसफिशिएंट है, जो हमें हमें इस क्वेश्चन में जो डाटा मिला है हमें वो इनसफिशिएंट डाटा है। ठीक है सर, कैसे? क्योंकि देखो हमें जो वाटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है मास के अंदर, और हमें सॉल्यूशन बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। बात तो समझ में आ रही है सर? निकालना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस केस में हमें डेंसिटी वाटर की जो माननी पड़ेगी 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर हमें डेंसिटीज की माननी पड़ेगी। ठीक है, ओके। देखिए ये मेरे पास में क्या है? नंबर ऑफ मोल है। ये आप ऐसा लिख लीजिए, आप यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ वाटर नहीं, 10 ml ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन आप ऐसा कर लीजिए, तब जाके आपका आंसर सही आ जाएगा। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब 4 ग्राम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन। बात करें, देखो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है हमें? सर 4 ग्राम दे रखा है, ओके। 4 ग्राम, और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास है वो कितना आ जाएगा सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम है हमारे पास में 23 इसका मोलर मास होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16, और एक इसका आ जाएगा मेरे पास में हाइड्रोजन का 1। तो इस तरह से इसको प्लस करने पर आएगा मेरे पास में 40। तो 40 मेरे पास में इसका क्या होगा? मोलर मास हो जाएगा। तो उसको आप कैंसिल करोगे तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.1 मोल हमारे पास, मतलब इसमें जो सॉल्यूशन है मेरे पास में, इसमें 0.1 मोल सॉल्यूशन के मोल सोल्यूट के ऐड हैं। ठीक है, अब आइए हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं n/v। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? देखिए 0.1 हमारे पास में मोल है, और वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास में? 100 ml। अब इसको लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1000 ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो 0.1 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, और ये बच जाएगा 10 इंटू 0.1, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1। आ जाएगा मेरे पास में 1 आ जाएगा 1। तो जो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? 1 मोलर होगी। आंसर कौन सा दिया हुआ है इसमें? सर आंसर दिया हुआ है सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। द चेंज इन सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, ताप बढ़ने पर जल में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी विलेयता मतलब सोल्युबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज बढ़ती है, डिक्रीज घटती है, नो चेंज कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, पहले घटती है फिर बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो देखिए पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट क्या है। बात करें, देखिए कंसेप्ट इसका ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे सोल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होगी, पहली बात तो।
देखो मैं आपको बताना चाहूँगा टेम्परेचर और सोलिबिलिटी, यानी सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी किसी भी चीज़ का जो मेरी बात सुनिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी घट जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी घट जाती है। इसी को मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास में ये कंटेनर है, मेरे पास में ये कंटेनर है जिसमें वाटर भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यानी लिक्विड में है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। गैस जो है वो घुली हुई है वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये हमारे हेनरीज लॉ का एग्जाम्पल है, आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन वहां से आया है, सॉल्यूशन चैप्टर से आया है ये। तो जैसे लिक्विड के अंदर जो गैस घुली हुई रहती है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई रहती है, सोल्यूबल रहती है, उसकी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाटर है, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, ओके सर, घुली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, डिसॉल्व है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी मान लो आप टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, इनके बीच में जो भी बॉन्ड था ना, इनके बीच में जो भी बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, इनके बीच का जो भी बॉन्ड था ब्रेक हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, और जो इनकी सोल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी गैस बन करके। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से हमारे पास में ये इसका रीजन आपको मैं लिख पाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं ये इसका रीजन हमारे पास में होगा, देखिए इसका रीजन है हमारे पास में हाई काइनेटिक एनर्जी। जब आप टेम्परेचर हाई करते हो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कौन कौन से हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इंक्रीजेस। अब इनका इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, इनका इनका इंटर मोलिकुलर बॉन्ड टूट जाएगा, विच ब्रेक, विच ब्रेक इंटर, इंटर मोलिकुलर बॉन्ड, क्या होगा, इंटर मोलिकुलर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग अलग हो जाएंगे, और ये सॉल्यूशन से एस्केप कर जाएगा, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, आफ्टर दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल एस्केप, एस्केप फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से हमारे पास में जो सोल्युबिलिटी है और टेम्परेचर पे ये रिलेशन होता है। तो हमारे पास में देखिए, द चेंज इन सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी क्या होता है, सोल्युबिलिटी का, सोल्युबिलिटी घटती है, यानी डिक्रीज होती है सोल्युबिलिटी, ओके, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ओके। विच केमिकल कॉज एलर्जी, कौन सा केमिकल जो है वो एलर्जी को कॉज करता है, कौन सा केमिकल एलर्जी कॉज करता है। तो सर आपको बताना चाहूंगा मैं, सिंपल सा एग्जांपल है, फैक्ट बेस पर एग्जांपल है, हिस्टामाइन जो है वो एलर्जी को कॉज करता है, एलर्जी को कॉज करता है, ठीक है, कॉज एलर्जी। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंटीहिस्टामाइन क्या क्या करता है सर, जब भी कोई हमारी बॉडी में एलर्जेंस आ जाता है तो एलर्जी हो जाती है। अब उस एलर्जी से बचाने के लिए हमारी बॉडी से एंटी हिस्टामाइन रिलीज होता है, यानी ये प्रोटेक्टिव हार्मोन है, ये सॉरी प्रोटेक्टिव केमिकल है, ये एक तरह का प्रोटेक्टिव केमिकल है, ये बचाने वाला केमिकल है। एंटी एलर्जेन बोलते हैं इसको, एंटी एलर्जेंस बोलते हैं इसको, एलर्जेन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एलर्जी से बचाता है, ठीक है। ये रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। जिसके भी कभी एलर्जी हो जाती है तो वो एंटीहिस्टामाइन वाली टैबलेट लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका जो भी इम्यून सिस्टम होता है वो एलर्जी के लिए सेंसिटिव नहीं रहता है, ठीक है। अमाइन तो आप जानते हो, अमाइन तो NH3 को बोलते हैं, अमोनिया वाले, है ना, अमोनिया या NH2 वाले ग्रुप को बोलते हैं अमाइन, ठीक है, इस तरह से। और अमीनो एसिड तो आप जानते हो, अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड तो वो होता है जो हमारी बॉडी में बनता है, प्रोटीन का कंपोनेंट है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड कॉल्ड प्रोटीन बोलते हैं उसको, प्रोटीन।
और इन पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इनके बीच में, ठीक है। हमने सारी बातें आपसे कर ली है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, इस तरह से बन करके यहाँ पे हमारे पास में पेप्टाइड बॉन्ड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ठीक है, वो होता है अमीनो एसिड। ओके सर, आगे चलते हैं। विच इज नॉट अ ट्रैंक्विलाइजर्स। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि व्हाट इज ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर्स होता है जो कि कामनेस यानी डिप्रेशन से बचाने के लिए बॉडी को रिलैक्स फील कर देता है, और मतलब कामनेस हो जाता है बॉडी, यानी सोने के जो एंजाइटी रिमूव करता है। ये क्या करता है? ये एंजाइटी रिमूव करता है ये। ट्रैंक्विलाइजर्स की बात करें हम तो क्या करता है ट्रैंक्विलाइजर्स? काल्मिंग इफेक्ट, कामिंग इफेक्ट, कामिंग इफेक्ट कॉज करता है। स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, ठीक है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। और रिमूव एंजाइटी, रिमूव एंजाइटी और फियर, यानी जो डर का माहौल है और जो घबराहट का माहौल है उसको रिमूव कर देता है ये, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो देखिए इस केस में हमारे पास में जो जो ये देखो, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पैरासिटामोल होगा, क्योंकि पैरासिटामोल क्या है? पेन किलर है। पैरासिटामोल क्या है? एक तरह का पेन किलर है, जो कि फीवर वगैरह में या फिर हाथ पैरों के दर्द में काम आता है। अब देखिए फेनिलजाइन जो है वो क्या है? हमारा ट्रैंक्विलाइजर है, ठीक है। आइप्रोनियाजिड जो है वो भी हमारा ट्रैंक्विलाइजर है, और इक्वानिल भी जो है वो हमारा ट्रैंक्विलाइजर है। तो यहाँ पे जो चारों में से ऑप्शन जो हमें डिफरेंट दिखेगा वो क्या दिखेगा? पैरासिटामोल। और एक यही है जो डिप्रेस से बाहर कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, रिमूव एंजाइटी और फियर। इसे बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। तो ओके, अब आगे चलते हैं हम। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है उसका रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले हम हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे। देखिए ये बनता है हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से और आयोडीन के एक मॉलिक्यूल से। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड में मिल जाता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड मिल जाता है। आपको बता दूं मैं फ्रेंड्स, इसका जो हमारे पास में एग्जाम्पल है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से लिया गया है। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से लिया गया है। ये देखो, ये जो हमारे पास में है ना, ये एक तरह की हमारे पास में सिंपल रिएक्शन है हमारे पास में। ये क्या है हमारे पास में? ये सिंपल रिएक्शन है हमारे पास में ये, ठीक है। ये हमारे पास में सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है हमारे पास में, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो इनका जो भी इनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, यानी इसके आगे 1 है, कुछ नहीं दे रखा तो 1 मल्टीप्लाई में है, और आयोडीन के आगे 1 मल्टीप्लाई में है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा मेरे पास में। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा मेरे पास में ये रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये वाला सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आयोडीन और हाइड्रोजन। अब अगर मैं इसका रेट लो लिखना चाहूँ, अगर मैं इसका रेट लो लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा मैं इसका रेट लो? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू आर, और जो कंसंट्रेशन है हमारे पास में H2 की, सबसे पहले के लिखूंगा मैं, के यानी रेट कांस्टेंट के, और फिर H2 की कंसंट्रेशन की पावर 1, और I2 की कंसंट्रेशन की पावर 1। तो ये इसका हो जाएगा मेरे पास में रेट लो। आप समझ पा रहे हो? देखो ये, अब देखो हमें जो ये मिला है ना रेट लो के अंदर, जो ये 1 की पावर 1, जो पावर 1 जो मिला है, ये एक्चुअल में क्या है? ये हमारे पास में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। ये मेरे पास में जो 1 1 मिला है ना मेरे पास में, ये 1 1, इसे बोलते हैं n, और n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ गया मेरे पास में? 2 आ गया। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी इस तरह से। ओके, ये आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन में ही कर सकते हो। आपको ऑर्डर जो है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, थ्योरेटिकली ये डिटरमाइंड नहीं होता है, ठीक है, इस तरह से। ओके, half life of first order reaction is 69.3 सेकंड। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? बात करें इसके बारे में, देखिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका फॉर्मूला तैयार होना चाहिए, फॉर्मूला हमारे पास रेडी होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू, या टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 के, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी हाफ इज इक्वल्स टू Ln2 अपॉन में के। Ln2 क्या होता है? Ln2 होता है, जो Ln2 होता है वो क्या होता है?
देखो लोग नेचुरल लोगारिथम में है, उसको बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, और log 2 की पावर क्या होगी यहाँ पे, log 2 की वैल्यू होगी यहाँ पे 0.3010। और तो देखो इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.693 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ओके सर, इसमें टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 69.3 सेकंड दे रखी है, और रेट कांस्टेंट यानी के पूछा है हमसे, हमें ये दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, हमें के पूछना है, मतलब सिंपल ट्रांसपोजिंग करके हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल ट्रांसपोजिंग करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखो ये के की वैल्यू हमारे पास बनेगी यहाँ पे 0.693 अपॉन में टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई है 69.3। तो पॉइंट हटेगा और हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स आप देखिए यहाँ पर जो ग्रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेकेंड इनवर्स यूनिट दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो कर रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो कर रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके काफी सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चन से मिलकर के बन जाएंगे, यकीन मानिए आप। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा। ओके, ग्रेट कांस्टेंट हमारे पास में क्या आ जाएगा।